नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव नतीजों ने सबको हैरानी में डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में नाकाम रही। 2014 में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीती थी, जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उलट थीं। और इस बार बहुदलीय या गठबंधन सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि उन मुद्दों का क्या होगा जिसे बीजेपी ने साल 2014 से 2024 के बीच पुरजोर तरीके से उठाया था और उन पर अमल की दिशा में कदम भी उठाए थे। आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्य एजेंडा में पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना, एक राष्ट्र एक चुनाव शामिल है। इन मुद्दों पर बीजेपी क्या अपनी सहयोगी पार्टियों को मना सकेगी? क्या इन बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी जरूरी बहुमत जुटा सकेगी? अगर बीजेपी इनको ठंडे बस्ते में नहीं डालती है तो इसे इन मुद्दों को थोड़ा कमजोर करना होगा। क्या 4 जून को आए नतीजे मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की योजनाओं जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी प्रभाव डालेंगे? इन सब सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा रहा है। हाल के 2024 के घोषणा पत्र में कहा गया था, जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। हालांकि ये भी जान लीजिए कि ये साफ तौर पर नहीं पता कि बीजेपी इस दिशा में कब आगे बढ़ेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मई को कहा था कि 5 साल पर्याप्त वक्त है। पार्टी की योजना को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा था, हमने उत्तराखंड में एक प्रयोग किया है जहां हमारी बहुमत वाली सरकार है, क्योंकि ये केंद्र के साथ साथ राज्यों से जुड़ा विषय भी है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं उनमें राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और आदिवासी समूह शामिल हैं, जिन्हें अपनी पहचान खोने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के सार्वजनिक तौर पर यूसीसी का विरोध किया था। वहीं अब नीतीश और जेडीयू एनडीए का हिस्सा हैं। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड की कंसल्टिंग एडिटर अदिति फडणवीस समान नागरिक संहिता के लागू होने पर शक जाहिर करती हैं। उनका कहना है कि इसके कार्यान्वयन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। एक तरफ आदिवासी समुदाय खुश नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जीवन शैली कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि पारसी समुदाय भी इन्हीं वजहों से यूसीसी नहीं चाहता है। मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश और बिहार जो एजेंडा तय करेंगे उसी आधार पर सरकार चलेगी। यहाँ ये बात अहम है कि सरकार ने अभी तक यूसीसी का एक भी मसौदा या ड्राफ्ट पेश नहीं किया है जिसे वो संसद में पारित कराना चाहती है। हालांकि लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि बीजेपी इस बार किसी भी विवादास्पद एजेंडे को लागू करने में संघर्ष करती नजर आएगी। उन्होंने कहा, हालिया परिदृश्य में विवादास्पद कानून को पारित कराना संभव नहीं हो सकता। अब जबकि एनडीए के पास बहुमत है, आप कुछ कानून पारित कराने में सक्षम तो हो सकते हैं, मगर स्थायी बदलावों के लिए यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, खासकर तब जब बात संवैधानिक संशोधनों की हो। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र उस हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर काम करने की बात करता है जिसे सरकार ने बनाया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये अगले 5 साल के अंदर अंदर लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति सितंबर 2023 में बनाई गई थी। इस समिति ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करते हैं और इस विचार पर काम नहीं करना चाहिए। फडणवीस कहती हैं, भले ही समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है, मगर एक विचार के तौर पर ONOE एक राष्ट्र एक चुनाव को ठंडे बस्ते में डालना होगा। मैं नहीं मानती हूं कि आंध्र प्रदेश या बिहार जैसे राज्य अपनी विधानसभाओं को भंग करके और फिर उन्हें 2029 में आम चुनाव के साथ कराने पर सहमत होंगे। वहीं डीयू के प्रोफेसर संदीप यादव ने इसमें एक और नया पहलू जोड़ा है।
उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, देश भर में चुनाव एक साथ कराने का विचार संभावित तौर पर राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता यानी उनकी ऑटोनॉमी का उल्लंघन कर सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, जो भारत के संघीय ढांचे के एकदम विरुद्ध है, जहां राज्यों को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्वायत्तता हासिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर काम करने वाली सरकार समिति ने इसकी सिफारिश करते हुए कहा था, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को उनके साथ इस तरह से जोड़ा देना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के अंदर अंदर उनके चुनाव हो जाएं। इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा का विचार थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानूनों के भविष्य का आकलन करना जल्दबाजी होगी। हमें केस टू केस आधार पर देखना होगा। संवैधानिक संशोधनों या महाभियोग प्रस्ताव के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। अगर बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है उसे आधार पर देखा जाए तो इसे हासिल करना मुश्किल लग सकता है, मगर जो ऐसे कानून होते हैं जिन्हें साधारण बहुमत की जरूरत होती है उन्हें सहजता से रखा जा सकता है। ऐसे कैटेगरी के कानूनों के लिए सदन का ज्यादातर कामकाज होता है। परेशानी तब आ सकती है जब एनडीए गठबंधन एक साथ ही ना हो। पिछली लोकसभा में कई मामलों में उन्हें एनडीए के अलावा आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के नवीन पटनायक का भी समर्थन मिला था। उनके कुछ कानूनों पर इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां भी समर्थन कर सकती हैं। वहीं बीजेपी आपराधिक कानून व्यवस्था को लागू करने को तैयार है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों कानूनों पर दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लेकर आएंगे और ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ये तीनों कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि इन कानूनों को ठंडे बस्ते में रखा जाए। आपको बता दें कि भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसकी निंदा भी की थी। उन्होंने कहा था 90 से 99% कानून पुराने हैं, नए बिल में इसे कट कॉपी पेस्ट किया गया है। वहीं ये भी जान लीजिए कि कुछ वकीलों ने इन कानूनों के प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कानूनों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि नए कानून नागरिकों के लिए सुरक्षा के साथ साथ न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, मगर नियमों को अंतिम रूप दिया जाना फिलहाल बाकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए चलाई जाने वाली अग्निवीर योजना में सुधार की मांग कर रही है। जातिगत जनगणना कराना सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, जेडीयू और एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी भी इसकी मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो इसके विरोध में नहीं है, मगर ये देखना बाकी है कि इस पर कैसे काम किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि सत्ताधारी गठबंधन के अंदर बीती, मौजूदा और आने वाली योजनाओं पर गहन चर्चा की जाएगी। वही सवाल है कि क्या इन योजनाओं में बदलाव किए जाते हैं या नहीं, या फिर क्या इस पर दोबारा विचार होगा। ये तो देखने वाली बात होगी, जो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक के लिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज के साथ और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।